नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी उड़ान चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से रीट के अभ्यर्थी हैं तो उनको अपने जो सिलेबस दिया हुआ है भारतीय संस्कृति और सभ्यता, और उसमें जो टॉपिक दिए हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य और गुप्त साम्राज्य और हम उनका भारतीय संस्कृति में योगदान, तो इन टॉपिक्स के ऊपर ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं दोस्तों। और वीडियो से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिलेगी, आपका अभ्यास होगा और साथ ही नई जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से अवश्य मिलेगी। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा जो आर्ट एंड कल्चर है प्राचीन भारत की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और अपना पहला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख कितनी लिपियों में हैं? तो अशोक के शिलालेख 4 लिपियों में हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेखों की लिपि कौन सी है? स्तंभ लेखों की लिपि के बारे में पूछा है तो ये भ्रामरी लिपि है, जो कि एकमात्र लिपि जो कि केवल इनके लिए काम में ली जाती है, स्तंभ लेखों के लिए काम में ली जाती है। तो जो स्तंभ लेख हैं उनमें भ्रामरी लिपि एकमात्र लिपि जो काम में ली जाती है। इसके बाद में, मौर्य काल में निर्मित किस स्तूप का बुद्ध के जीवन की घटना से संबंध नहीं है? तो जो सांची का स्तूप है उसका संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न, मौर्य काल में किस अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का रुमिंदी अभिलेख है, उससे पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी में 563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। तो ये इनका बुद्ध का इंट्रोडक्शन हो गया। अगला प्रश्न अपना है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने गया जिले में बार्बर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई? तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बार्बर पहाड़ी पर गुफाएं खुदवाई थी। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, किन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है? तो वो कौन कौन से अभिलेख है जिनमें अशोक का नाम मिलता है? तो वो है मास की अभिलेख, गुर्जरा, निट्टुर और उदयगुलम अभिलेख, इनमें अशोक का नाम अपने को मिलता है। दोस्तों, अशोक कौन थे? अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक हुए थे। अशोक मौर्य साम्राज्य जब हम पढ़ते हैं तो हम पहले चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद में बिंदुसार इनके शासक रहे थे और उसके बाद में अशोक का नाम आता है। तो इस वीडियो में आगे अशोक से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न अपन पढ़ेंगे। देखिए, कल्पसूत्र का लेखक कौन था? कल्पसूत्र का लेखक था भद्रबाहु, कल्पसूत्र का लेखक था। अगला प्रश्न है कि भद्रबाहु किस मौर्य सम्राट के समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे भद्रबाहु। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था स्वनियंत्रण। दोस्तों, ये धम्म नीति क्या है? धम्म नीति वह है जो अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक उन्नति के लिए उन्होंने अपने अभिलेखों में वो कुछ उनके आचार संहिता थी उसका वर्णन किया था। कुछ सिद्धांत, आचार संहिताएं उन्होंने अपने अभिलेखों में वर्णित करवाई, तो उसको अपन अशोक की धम्म नीति कहते हैं। अगला प्रश्न, अशोक ने किन स्तंभ लेखों में धम्म नीति की व्याख्या की है? तो वह है दूसरा और सातवां। इन अभिलेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था? तो चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था। इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे अपन देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में अशोक के 13वां जो शिलालेख है उसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो अशोक ने कलिंग का जो युद्ध है उसका अर्थ ये है कि अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने यहाँ आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि
अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था, उसका कारण था व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण देखते हुए इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण कहाँ मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण अपने को रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। मौर्य काल में रूप दर्शक का क्या कार्य था? तो सिक्कों का परीक्षक करते थे ये रूप दर्शक, याद रखने लायक प्रश्न है। अपना अगला प्रश्न कि मौर्य काल में पोतवाध्यक्ष का क्या कार्य था? तो इसका कार्य था माप और तोल का अध्यक्ष था। ये पोतवाध्यक्ष था, माप और तोल का अध्यक्ष था। इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद मैकग्रिंडल ने किया। इसके बाद में है सर्वप्रथम किसने अशोक के अभिलेखों और ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था? तो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों और ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। तब हमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। इस अभिलेख में अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतानें हैं। तो इन्होंने कलिंग का जो शिलालेख नंबर 1 है, इसमें इन्होंने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं। अगला प्रश्न है कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है विशाखा दत्त। किस पुस्तक में मौर्य काल के पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर है इंडिका में। और अशोक के अभिलेखों की लिपियाँ कौन कौन सी हैं? नाम लिखिए। तो जो ब्राह्मणी लिपि है, खरोष्टी और यूनानी और आर्मेय की मुख्य लिपियाँ हैं जिनमें अशोक के शिलालेख अभिलेख लिखे गए हैं। इसके बाद में देखते हैं कि श्रवण बेलगोल का संबंध किस मौर्य सम्राट से है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से श्रवण बेलगोला संबंधित है। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल कहा गया है? तो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल कहा गया है। इसके बाद में देखिए नागार्जुन स्तूप किस युग में निर्मित हुआ था? तो मौर्य युग में नागार्जुन स्तूप का निर्माण हुआ था। सर्वप्रथम किसने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को खोज और पढ़ा था? तो आर शाम शास्त्री ने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज की थी। अशोक के अभिलेखों से किस एकमात्र अभिलेख लेखक का परिचय मिलता है? तो वो है चापड़ है वो। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? तो पुष्यगुप्त वेश्य ने ये सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है कथावत्थु ग्रंथ का लेखक कौन था? तो कथावत्थु ग्रंथ का लेखक मोगालीपुत्तिस था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें अपन को चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है। इसके बाद में है अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है? तो वो है 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है। अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? तो 13वां शिलालेख है जिनमें 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में है अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पशुओं का सही क्रम क्या है? तो जो पशु के चित्र दे रखे हैं उनका सही क्रम है हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो कणाद ने ये सबसे पहले प्रतिपादित किया था। अशोक के तृतीय शिलालेख में किन 3 अधिकारियों का वर्णन मिलता है? तो वो हैं युक्त, राजुक और प्रादेशिक। युक्त, राजुक और प्रादेशिक, इनका वर्णन तृतीय शिलालेख में मिलता है। मौर्य काल में श्वेत लोहे का प्रचलन था, ये कथन किसका है? ये यूनानी इतिहासकार कर्टियस का कथन है। इसके बाद में कौन सा ग्रंथ अशोक को श्रीनगर का संस्थापक बताता है? तो कल्हण की राजतरंगिणी ये ग्रंथ है, ये अशोक को श्रीनगर का संस्थापक बताता है। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो अशोक के एकाश्म स्तंभ
ये इनकी कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। सारनाथ स्तंभ चक्र क्या दर्शाता है? तो सारनाथ स्तंभ चक्र धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन क्या है कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने सबसे पहले जो 5 सन्यासी थे, 5 सन्यासी, उनको अपना प्रथम उपदेश दिया था। जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? राज्य और राजनीति अर्थशास्त्र पुस्तक का मुख्य विषय है। अशोक का कौशाम्बी स्थित स्तंभ प्रयाग कौन सा शासक लाया था? तो ये अकबर लाया था। टोपरा तथा मेरठ स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? इसका आंसर है फिरोज तुगलक लेके आया था। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति किस राजा के संरक्षण में हुई? तो ये तृतीय बौद्ध संगति अशोक के संरक्षण में हुई थी। तो मित्रों, जो बौद्ध संगतियां हैं वो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जो पहली बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुई थी और इसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। और इस समय अजात शत्रु का शासनकाल चल रहा था। अजात शत्रु का शासनकाल यानी कि इसका इन्हें संरक्षण प्राप्त था। और जो दूसरी बौद्ध संगति हुई वो हुई वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगति हुई वैशाली में। और यहाँ अध्यक्ष कौन था? तो साबक मीर अध्यक्ष था। साबक मीर इसका अध्यक्ष था। और इसमें काला अशोक यानी कि जो शीशुनाग वंश के थे, काला अशोक, उनका इसमें शासनकाल चल रहा था। और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय अशोक के मौर्य वंश का जो है शासक, उनका शासनकाल चल रहा था, अशोक का। तो तृतीय बौद्ध संगति हमारा प्रश्न है किस संरक्षण में हुई? तो अशोक के संरक्षण में हुई थी। और आपको चौथी याद रखनी है, चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और इस समय यहाँ का शासनकाल किसका था? तो कनिष्क जो कि कुषाण वंश के थे, इनका शासनकाल चल रहा था। और चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ये चीज़ें जो चतुर्थ बौद्ध संगति है इनके बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। तो संगतियाँ से इस बार भी प्रश्न आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। राजा मिनेंडर के सवाल और नागसेन के जवाब किसमें संग्रहित हैं? तो ये है मिलिंद पन्हों में। मिनांडर के सवाल और नागसेन यानी कि इनकी जो वार्तालाप है वो इसमें संकलित है। इसके बाद में है मौर्य काल में। दोस्तों, ये जो राजा मिनांडर है इसका एक प्रश्न और बताता हूँ आपको कि राजा मिनांडर के 16 सिक्के राजस्थान में किस जगह पे प्राप्त हुए हैं? तो मिनेंडर के जो 16 सिक्के हैं वो बैराठ से प्राप्त हुए हैं। आरपीएससी ने पूछा हुआ प्रश्न है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय थी, इसलिए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। किस विद्वान ने सिर्फ अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा था? तो D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर इसका इतिहास लिखा था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल की संवरधारिणी यक्षी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये दीदारगंज पटना के आसपास बिहार में मिली है। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में कितने अध्यक्षों का वर्णन है? तो 26 अध्यक्षों का वर्णन है। 51वां क्वेश्चन है, सांची तथा बरहूत के स्तूपों का मूल रूप से निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। तो ये दोस्तों हमारे 51 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे इस वीडियो में हम और प्रश्न भी देखेंगे। तो अशोक और जो मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक हैं उनका और जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं आगे दूसरे वीडियो में और लेके आऊँगा आपके लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरे देखने हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।